जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी, कौन सी हुई थी? वो हुई थी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में हमने देखा ग्राम पंचायत और जो शहरी पंचायत होती हैं उसके दो क्लासों में हमने बहुत बेहतर ढंग से खत्म किया। उसके बाद में जितना मुझे लगता था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। बाकी अगर ऐसा कुछ भी होता है, कुछ भी ऐसी चीजें छूटती हैं, तो उन्हें जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे उसके माध्यम से हम उसमें कर रहे होंगे। तो आज ये हमारी क्लास किस चीज की होने वाली है? तो संवैधानिक निकाय या फिर सांविधिक निकाय। इसमें सांविधिक निकाय में आपको बता दूं, जैसे हमारे जैसे यूपीएससी हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया और महान्यायवादी होगा, कैग हो गया, जिनको हम बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनके बारे में बताऊंगा। ये एक संविधान में इनके पद हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स में हैं और वर्तमान में कौन क्या है और फर्स्ट कौन थे। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे इस क्लास में, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्तमान से भी पूछ लेता है, कभी कभी फर्स्ट से पूछ लेता है, कभी पहले, जैसे मान लीजिए पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे। यूपीएससी के जैसे मान करें तो इसमें चेयरमैन के थे फर्स्ट कौन थे और वर्तमान में कौन होता है। ऐसे क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम आज ये क्लास करेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले क्या संवैधानिक निकाय या संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय और एक होता संविधान नेत्र निकाय। संविधान नेत्र निकाय मीन्स क्या होता है? जैसे हमारा आपने देखा होगा नीति आयोग हो गया, कुछ काउंसिल होगी, काउंसिल का मतलब क्षेत्रीय परिषद जिन्हें हम बोलते हैं कि हमारे उसमें क्षेत्रीय परिषद बोलते हैं। ऐसे नीति आयोग होगा, इनके अध्यक्ष के बारे में ये सारी डिटेल्स भी मैं अगली जो वीडियोस आएंगे उनमें आपको बताऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे हम बात करें, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो सारी चीजें ये आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी। अगर हम बात करें, जैसे सबसे पहले करते हैं हम संवैधानिक निकाय या सांविधिक निकाय। तो इसमें जैसे हम बात करते हैं किसकी? महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी एक कौन होते हैं? जैसे कैग, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया। और फिर आ गया यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। और अगर हम बात करते हैं जैसे ये महान्याय, सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे, फिर सेकंड पे इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें जैसे महान्यायवादी की। महान्यायवादी, इनका आर्टिकल कौन सा है? तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, जब हम शुरू में स्टार्टिंग में क्लासेस हो रही होंगी तो उसमें आपको बताया आर्टिकल 76। कितना? आर्टिकल 76। इसमें एक पद होता है, क्या होता है? भारत का, भारत का महान्यायवादी। इसके हम जानेंगे काम, कार्य क्या होते हैं, कैसे इसकी नियुक्ति की जाती है, वो सारी चीज जानेंगे। ये हो गया भारत के। अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे हमारे केंद्र सरकार होती है, उसका एक विधिक अधिकारी होता है, तो वो कौन होते हैं? तो यही महान्यायवादी होते हैं। अगर बात करें ऐसी हम राज्य सरकार स्टेट के ऊपर, के स्टेट में आर्टिकल 165, यहाँ क्या होगा? राज्य का महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। जैसे ये भारत के लिए होता है, ऐसे ही यहाँ राज्यों के लिए होता है। तो 165 में क्या होगा? राज्य का महाधिवक्ता। और आर्टिकल 76 में क्या होगा? भारत का महान्यायवादी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी? इनकी नियुक्ति, अ, महान्यायवादी की नियुक्ति। महानियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति। लेकिन
ऐसा करने के लिए जो राष्ट्रपति करते हैं, सब मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कोई भी पद है तो उसके लिए पीएम एंड कैबिनेट रिकमेंडेशन करती है। क्या बोले हम? केंद्र सरकार की अनुशंसा पर, अनुशंसा पर, कि भाई केंद्र सरकार रिकमेंडेशन करती है, और रिकमेंडेशन करने के बाद में तब कौन वो करते हैं, तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आर्टिकल 76 में बोला गया है। और डायरेक्टली 2021 के जो यूपीएसआई परीक्षा है उसमें डायरेक्टली ये पूछा गया कि आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जैसे इसके कार्यकाल की। कार्यकाल, कार्यकाल फिक्स नहीं होता, ये राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत मीन्स ये है कि इनको जैसे मान लीजिए कभी भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं और कभी भी हटा सकते हैं। तो क्या बोलेंगे हम? राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत इनका जो कार्यकाल होता है। मेनली अगर देखा जाए तो 5 वर्ष का ही रहता है, लेकिन इसमें कोई फिक्स नहीं होता। अगर हम बात करें इनकी योग्यताएं, योग्यताएं कि क्या योग्यता होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक सबसे मेनली किसी लाभ के पद पर ना हो, और योग्यता, और इसमें जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर, जैसे हम बात करें या तो वो सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के समान योग्यता रखता हो, सुप्रीम कोर्ट के जज, यहां लिख, मैंने सुप्रीम कोर्ट लिख दिया सिर्फ, सुप्रीम कोर्ट के जो जज योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनके योग्यता वो कम से कम, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के उनकी बात करूं तो कम से कम 5 वर्ष उच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश के पद पर होने चाहिए, या फिर 10 वर्षों का उनका वकालत का वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 साल का, या तो 5 साल जज रहने चाहिए, या फिर 10 साल का वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसे इनके लिए, या फिर अगर हम बात करें कि कोई राष्ट्रपति जी की नजर में जाना माना जो न्यायविद हो, राष्ट्रपति जी की नजर में जाना माना न्यायविद हो, न्यायविद होना चाहिए। अगर हम बात करें वेतन, वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति जी के द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन कैसे बनता है कि पूछ लीजिए आपके सामने जैसे महान्यायवादी का जो वेतन भत्ते क्या होते हैं, तो इनके वेतन भत्ते कौन तय करते हैं? तो राष्ट्रपति तय करते हैं। कोई फिक्स नहीं होता कि हाँ भाई ये फिक्स होगा, नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति तय करेंगे। अगर बात करें त्याग पत्र की या पद छोड़ने की, जैसे, हाँ, एक सेकेंड, अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को हटाएंगे भी कौन? राष्ट्रपति। नियुक्त भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति। तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इनकी शक्तियां, जो महान्यायवादी की शक्तियां, शक्तियां
अगर हम बात करें जैसे अ, जो भारत सरकार की तरफ से किसी भी केस में कि भाई कोई भारत सरकार के ऊपर किसी ने केस किया है कि हाँ भाई इस चीज को ले गए, उसमें कोर्ट में पेश होंगे कौन होंगे, तो वो महान्यायवादी होंगे। उनकी तरफ से वकालत का जो काम करते हैं कौन करेंगे, तो वो महान्यायवादी करेंगे। इनका ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। कौन सा होगा जी? जैसे पहले हम बात कर रहे थे भारत सरकार द्वारा विधि विषयों पर, और मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि अगर पूछे प्रथम विधिक नागरिक तो वो यही होते हैं। अगर प्रथम नागरिक की बात करें तो राष्ट्रपति जी, अगर प्रथम विधिक नागरिक की बात करें तो महान्यायवादी। आपको ये चीज पता होना चाहिए। विषयों पर परामर्श परामर्श जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। सेकंड, भारत सरकार की तरफ से भारत तरफ से किसी मामले में, किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पेश होना, तो वो कौन किसका कार्य होगा? वो महान्यायवादी का कार्य होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य हैं इनके। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। प्रथम महान्यायवादी तो कौन थे? वो थे जी एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़। अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कौन है जी? वर्तमान में आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी। अगर प्रथम की बात करें तो एमसी सीतलवाड़, और अगर वर्तमान की बात करें तो आर वेंकट रमणी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये, जैसे कहीं भी वनडे एग्जाम में, उसमें मोस्टली चीजें पूछी जाती हैं। और मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पर यूपीएसआई 2021 में ये सवाल डायरेक्टली पूछा गया कि आर्टिकल 76 किस से संबंधित है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी। आप लोग नोट भी करते रहे साथ के साथ, कि जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि भाई नोट नहीं करते तो बड़ी रिवीजन करने में बड़ी दिक्कत आती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एक और संस्था बा एक और, जैसे कैग। किसके बारे में? कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जी। इसका क्या काम होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी भारत सरकार के द्वारा जो भी स्कीमें चलाई जाती हैं, या फिर किसी के लिए जो पैसा आवंटित होता है, उन स्कीमों की जांच करता है कि हाँ ये सही है या गलत है, पैसा बिल्कुल जो इन्होंने बताया था उसके अनुसार उठाया या नहीं उठाया। तो ये सारी चीज़ों के ऑडिट और लेखा परीक्षण कौन करते हैं? तो वो करते हैं कैग, यानी कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अब हम किसकी बात करेंगे? कैग। कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
परीक्षक। इंग्लिश में आपको पता ही है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके आर्टिकल्स की, कि इसमें आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक किसमें बात करेगी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 148 से लेकर 151 तक। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इनका कार्यकाल। किसका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, 65 वर्ष जो पहले हो, जो पहले हो। आप लोग जैसे कि आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा, भैया ये आप मतलब जो पहले हो का क्या मतलब है, कि 6 वर्ष या 65 वर्ष। मान लीजिए सपोज करिए कि कोई व्यक्ति जैसे 65 वर्ष होने में 59 साल का कोई अध्यक्ष बनता है, तो अध्यक्ष बनने के बाद में उसकी एज कितनी है, 59 साल। तो 59 साल से सिर्फ 6 साल तक रह सकता। मान लीजिए उसके ऊपर के जैसे ये है, कोई अध्यक्ष बनता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई 64 साल के बनते हैं, तो उसका कार्यकाल कितना बचा, सिर्फ 2 साल का, कि 1 साल का, कि भाई 65 साल है, 64 साल उनकी एज हो चुकी है और सिर्फ 1 साल ही वो कार्यकाल कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली वो 65 साल के हो जाएंगे। तो 65 साल के बाद में उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है अभी। कोई उसका जो एग्जाम होता है सीपीओ का 2021 का, तो इसमें ये पूछा गया कि इसका कार्यकाल ही पूछ लिया सीधा, कि कार्यकाल कितना होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। ऑप्शन में दोनों भी मिल सकते हैं, और ये नहीं मिलेगा तो एक मिलेगा सबसे ज्यादा, ये आप याद रखें इसको, 6 वर्ष। ऑप्शन में दोनों बहुत कम चांसेस होके दोनों दे, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए 6 वर्ष या 65 वर्ष। और मैंने आपको बताया कि इसका जो कार्य होता है, कार्य क्या होता है, एक तो लेखा परीक्षण, लेखा लेखांकन करना, लेखांकन करना। दूसरा लेखा परीक्षण। मैंने आपको भी बताया कि भारत सरकार की जो भी स्कीमें हैं जिसमें भी पैसा आवंटित किया जाता है, उन स्कीमों का पैसा सही खर्च किया गया या नहीं किया गया, इसके द्वारा जैसे स्कीम बताई गई उसके अनुसार पैसा खर्च हुआ, तो ये सारी लेखा परीक्षण कौन करते हैं, तो कैग, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेकिन 1976 के बाद, किसके बाद, 1976 तक ये दोनों काम ये करते थे, दोनों काम ये करते थे। 1976 तक लेखांकन का काम इन्होंने खत्म कर दिया, कि इनका क्या काम रह गया, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लेखा परीक्षण का, लेखा परीक्षण का इनका काम रह गया। कब तक, 1976 तक ये दोनों काम करते थे, लेकिन उसके बाद में लेखा परीक्षण का इनका काम रह गया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इनकी नियुक्ति, नियुक्ति कैसे होती है। नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। लेकिन रिकमेंडेशन कौन करती है, तो भारत सरकार, वही पीएम एंड कैबिनेट की अनुशंसा पर इनको नियुक्त किया जाता है। लेकिन इनकी हटाने की जो प्रक्रिया है, अभी हम बात कर रहे थे कहाँ पे, उसके महान्यायवादी के, वो उनके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, लेकिन इनका जो हटाने की जो प्रक्रिया होगी वो संसद के द्वारा हटाए जाएंगे। किसके द्वारा हटाए जाएंगे, तो संसद के द्वारा। तो आप संसद के कैसे, जैसे राष्ट्रपति जी को कुछ कुछ हटाया जाता है, कि संसद के जब इम्पीचमेंट, महाभियोग शब्द यूज किया गया कुछ इस तरीके से, वो अभी बताता हूं मैं कैसे। तो नियुक्त किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसकी अनुशंसा पर, भारत सरकार, भारत सरकार की रिकमेंडेशन करेगी, भारत सरकार की अनुशंसा पर।
अनुशंसा पर। अगर और अब हम बात कर लेते हैं इनकी हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया, या तो ये खुद से ही त्यागपत्र दे सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। और मानसिक स्थिति खराब होने पर ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, या किसी तरह से इनको हटाया जा सकता है। लेकिन इसको किसके द्वारा हटाया जाता है इनको? जब और मैंने बताया था आपको, संसद के द्वारा। किस संसद में? संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत। बहुमत मैंने आपको बताया था कि उपस्थित लोगों के जो होते हैं, मतलब एक हाफ चाहिए संसद का पूरा, जो जितने भी हमारे मेंबर होते हैं उनका हाफ, प्लस में जो प्रेजेंट टाइम में है उसका 2/3 सदस्य एक साथ होने चाहिए या साइन करने चाहिए जो ये लेके आते हैं। उसके बाद में इनको हटाने की प्रक्रिया संसद के विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाता। अगर हम बात करें कि जी प्रथम कैग कौन थे? प्रथम कैग नरहरि राव। श्री नरहरि राव थे। अगर हम वर्तमान की बात करें कि सॉरी, वर्तमान में कैग कौन है? वर्तमान में कैग कौन है? तो वो है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ये पूछ लिए जाते हैं कि प्रथम कैग कौन थे। तो श्री नरहरि राव थे। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दो टॉपिक थे हमारे, एक महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अपने दोस्तों को, अपने उनको शेयर कर दीजिए, भाई बहनों को, छोटे बड़े भाई जो भी बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी वीडियोस, जो भी कोई ऐसी वीडियोस आपको लगती है कि भैया इस टॉपिक पे आप कोई ऐसी वीडियो लेके आइए, तो उस टॉपिक को आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तो मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट कल नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।